दिल्ली मेट्रो को इतनी लाइमलाइट किराया बढ़ाकर नहीं मिली थी जितनी हाईलाइट इसे एक लड़की की वजह से मिल रही है। ये न्यूज तो आपने देख ही ली होगी। दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहनकर यात्रा करने वाली रिदम मेट्रो में एक लड़की का वीडियो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लड़की ने मेट्रो में एक ऐसी ड्रेस पहनी जिसकी वजह से मेट्रो में काफी लोग अनकंफर्टेबल हो गए। कई लोगों ने इसे अरेस्ट करने तक की बात कर दी, कुछ ने इसे उर्फी जावेद से कंपेयर कर दिया और उसे उर्फी जावेद का फैशन प्रोडक्ट बताने लगे। अब पता चला है कि इस लड़की का नाम है रिदम चनाना और इन्होंने मेट्रो में जो किया वो उनका पहला स्टेप नहीं था। रिदम पिछले साल अक्टूबर से ऐसी ड्रेसेस को पहन रही हैं और उनके हिसाब से वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि इससे उन्हें आजादी फील होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो बात यह है कि एक होती है इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि आपके पास पूरे राइट्स हैं। आप अपने पर्सनल कमरे में अंजलि अरोड़ा बने या दीपक कलाल, उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक होता है सोशल डेकोरम, यानी कि एक अनकही लाइन है हमारी सोसाइटी में जिसे हम फॉलो करते हैं। ये आपकी चॉइस है, लेकिन जब आप पब्लिक स्पेस में होते हैं तो आपको डिसेंसी फॉलो करनी होती है। अब अगर रिदम चनाना सही है तो इस हिसाब से बिहार के जो एमएलए अंडरवेयर पहनकर घूम रहे थे और उन पर एफआईआर हुई थी, उन पर एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो मेट्रो में कई लोग अपने बड़ों के साथ आते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ आते हैं और जाहिर सी बात है कि वो इस तरह से काफी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर इस तरह की ड्रेसेस कोई पहनकर निकलेगा। मतलब ये वही बात हो गई कि आप पहले फैमिली फिल्म बोलो और उसके बाद सनी लियोनी की रागिनी एमएमएस चला दो थिएटर में। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जिन लोगों ने उस लड़की का वीडियो बनाया, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। भाई मेट्रो में पहले ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है और उसके बाद आप कौन होते हैं किसी की प्राइवेसी में दखल देने वाले? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इन सब को छोड़ दो। सबसे बड़ी बात यह है कि रिदम को पता ही नहीं है कि उर्फी जावेद कौन है। रिदम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उर्फी जावेद के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से सुना, लेकिन उनके बारे में उन्हें कुछ ज्यादा खास पता नहीं। मतलब अपने फैशन सेंस को उर्फी जावेद अब यूनिक नहीं कह सकती, उसमें भी अब रिदम की पार्टनरशिप हो गई है। अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि दिल्ली मेट्रो में अब ड्रेसिंग को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाले कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे दूसरों की सेंसिबिलिटी पर असर ना पहुंचे। यानी कि मेट्रो में अब अगर ट्रैवल करना है तो थोड़ा कायदे में आइए। ऐसा कुछ मत करिए कि टोकन मिल जाए लेकिन एंट्री ना मिले। मजे लेने में अगर कोई आदमी सबसे आगे है ना तो वो है ये आदमी। मतलब पहले इस आदमी ने ट्विटर को खरीदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिर उसके बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया। उसके बाद ब्लू टिक का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब इतने से भी इस आदमी को चैन नहीं मिला तो इसने पूरा का पूरा ट्विटर का लोगो ही बदल दिया। अब अगर आप ट्विटर को खोलोगे तो आपको एक ऐसा डॉग बैठा हुआ इसके लोगो पर दिखेगा। मतलब मस्क ने ट्विटर की चिड़िया को उड़ा दिया है और वहां पर एक कुत्ते को बिठा दिया है। एक यूजर ने उन्हें पास्ट में ऐसा करने को कहा था और ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने ट्विटर के लोगो के चेंज होने की इंफॉर्मेशन दी। वैसे पहले जो लोगो था वो ट्विटर को ढंग से डिफाइन भी नहीं करता था। मतलब दुनिया भर की लड़ाई, दुनिया भर का कचरा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ इंटेलिजेंस की हाइट पर चढ़कर ये करने वाले ट्विटर पर ही ट्विटर को बैन करने की ट्रेंड चलाने लगते हैं। सिंपल सी बात यह है कि राशि अगर लैपटॉप धोती है तो ट्विटर पर लोग अपना कॉमन सेंस धो देते हैं। खैर, कई लोगों को यह लगता है कि लोगो इस वजह से चेंज हुआ क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोग बस काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लोगो एक और चीज का लोगो है और वो है डॉज कॉइन का, जो कि क्रिप्टो करेंसी है और मस्क इसे प्रमोट करते हैं और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर का ही लोगो चेंज कर दिया। यानी कि हो सकता है कि एक दिन मस्क का मूड बने और वो चिड़िया दोबारा वापस आ जाए। अब शुरू करते हैं हफ्ते की बड़ी खबरों से। पिछले हफ्ते ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और इसके बाद ये फोटो खूब ज्यादा वायरल हुई। इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी भूटान नरेश के साथ बात करते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली डोकलाम क्राइसिस को लेकर फिर से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तो ये आदमी इंडिया को चैन से जीने नहीं देता, कुछ ना कुछ ऐसा ये कर देता है कि भोजपुरी के कई घटिया लिरिक्स वाले गाने भी रेलेवेंट लगने लगते हैं। रिसेंटली देखा गया है कि चाइना और भूटान के बीच क्लोजनेस बढ़ रही है क्योंकि भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग ने प्रो चाइना स्टेटमेंट दिया था। इनका कहना था कि डोकलाम कंट्रोवर्सी में चाइना भी थर्ड पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा कि डोकलाम में कभी अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट हुआ ही नहीं था। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो बता देते हैं कि बात 6 साल पुरानी है, यानी कि साल 2017 की, जब डोकलाम में पूरे 73 दिनों तक डेडलॉक चला था इंडिया और चाइना के बीच, क्योंकि डोकलाम में चाइना एक सड़क बनाने जा रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरिया ना तो इंडिया की टेरिटरी में आता है और ना ही चाइना की। ये एरिया आता है भूटान की बाउंड्री में और वो हमेशा से यही कहता आ रहा है कि ये इलाका उसका है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया को फिर इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। इसके लिए आप इस मैप को देखिए। ये है डोकलाम और ये है इंडिया का चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब अगर इस एरिया में चाइना सड़क बनाता है या फिर किसी तरह से इस एरिया में उसका अपना कंट्रोल हो जाता है तो यहां से चाइना इंडिया के पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी नजर रख सकता है और इंडिया का ये वाला एरिया प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसी वजह से इंडिया हमेशा से भूटान की इस जगह को लेकर काफी सेंसिटिव रहा है। वैसे तो इस प्रॉब्लम के बाद भूटान नरेश खुद पीएम से मिलने इंडिया पहुंचे। इतना तो जलवा है पीएम साहब का।
अभी दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट की बात चल रही है, क्योंकि इंडिया काफी टाइम से भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और ऐसे में सरकार की भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि जलवा है हमारा। पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है, और इस साल इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कई दिनों तक अनरेस्ट का माहौल खड़ा हो सकता है। हुआ यह है कि 5 अप्रैल के दिन इजराइल फोर्सेज ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर एक्शन ले लिया। यह सब उस टाइम पर हो रहा है जब मुस्लिम्स का रमजान का महीना चल रहा है, जिसे वो काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं। इस अटैक को लेकर इजराइल का कहना है कि उन्होंने दंगा फैलाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ऐसा किया, क्योंकि कुछ लोग मास्क लगाकर डंडों और पटाखों के साथ मस्जिद में घुस गए। ये इंसिडेंट होने के तुरंत बाद इजराइल पर रॉकेट से हमले की बात सामने आई है और इजराइल ने भी हमास के कुछ एरियाज पर अटैक किया है। सीन ये है कि इन दोनों की ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी पुरानी है, और इसे समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस पूरे मुद्दे को समझ सकते हैं। 2 साल पहले भी इजराइल और हमास के बीच करीब 11 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे दोनों साइड से। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और जल्दी से जल्दी सब कुछ निपट जाए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी कंट्रोवर्सी का खाता बहुत ही बड़ा है। अभी डेनियल स्टॉर्मी वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसमें इन पर टोटल 34 एलिगेशन लगे और अगली हियरिंग इस पर होगी दिसंबर में। कुछ भी हो, ट्रंप का जलवा अभी भी अमेरिका में है, क्योंकि जब ट्रंप केस के लिए न्यूयॉर्क की कोर्ट में जा रहे थे तो वहां पर सपोर्टर्स की बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, और भीड़ इतनी बढ़ गई कि पिछले साल के कैपिटॉल हिल जैसे हालात दोबारा बन सकते थे। वैसे मजे की बात यह है कि इधर ट्रंप अपना केस न्यूयॉर्क में लड़ रहे थे, उधर कैलिफोर्निया में स्टॉर्मी डेनियल के ऊपर जुर्माना लग गया। यहां पर वो अपना केस ट्रंप के अगेंस्ट हार गई और उन्हें $1,22,000 पे करने होंगे ट्रंप को। पैसा ही पैसा होगा। वैसे ट्रंप का ये पूरा केस क्या है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी जानकारी तसल्ली बख्श तरीके से हासिल कर सकते हैं। 2021 हमारे लिए हिस्टोरिकल था, क्योंकि इस साल पहली बार हमारे देश में पेट्रोल ने सेंचुरी मारी थी, और ये साल इसलिए हिस्टोरिकल हो सकता है क्योंकि इस साल क्या पता पेट्रोल 150 तक पहुंच जाए। चल झूठा। तो न्यूज ये है कि ओपेक ने डिसाइड किया है कि वो अब क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे। इस चक्कर में पेट्रोल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल भले ही आप कम प्रोड्यूस करो, लेकिन उसे खरीदने वाले तो उतने ही रहेंगे। मतलब हालत बिल्कुल प्याज के प्राइसेस वाली हो सकती है। जब होता नहीं है कि प्याज मार्केट में होता है और कम डिमांड होती है और उसी वजह से उसका रेट भी बढ़ने लगता है। अब ओपेक ने डिसीजन इसलिए लिया है ताकि ऑयल मार्केट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अभी तक इस डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में सऊदी के साथ साथ रूस से भी तेल खरीदा था, लेकिन ओपेक के इस डिसीजन में रशिया भी शामिल है, यानी कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और जो जेब आपकी अभी तक थोड़ी बहुत बची हुई थी वो और ज्यादा फट सकती है। और जिन लोगों को 200 रुपए में भी पेट्रोल खरीदने में दिक्कत नहीं थी, उनके लिए तो पक्का अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ओपेक क्या है। ओपेक का पूरा मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली एक ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि ऑयल कितना प्रोड्यूस करना है और किस रेट पर बेचना है। अरे जैसे सब्जी मंडी में कई सारे लोग सब्जी बेचने वाले एक हो जाते हैं और फिर उसी रेट पर धनिया और आलू बिकेगा ये तय कर लेते हैं। वैसे भी बहुत सारे देश एक होकर ये डिसाइड करते हैं कि इससे कम या फिर इससे ज्यादा पर तेल नहीं बिकेगा। अब इन देशों में ज्यादातर अरेबिक नेशंस आते हैं, जैसे कि सऊदी अरब और ईरान, और टोटल 23 देश इस ग्रुप में शामिल हैं। लेकिन अभी रशिया और दूसरे कई नॉन ओपेक देश भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी ढंग से बहुत अच्छा पैसा क्रूड ऑयल का नहीं मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली एक खबर छपी और बवाल हो गया। हुआ ये कि इस खबर में कहा गया कि एनसीईआरटी ने पॉलिटिकल साइंस के गांधी और गोडसे के चैप्टर से कुछ पैराग्राफ हटा दिए। क्लेम ये है कि इनमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी जिन्हें हटाना नहीं चाहिए था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि गोडसे ब्राह्मण है, और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें लिखी हुई थी जिन्हें बाद में हटाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कुछ ऐसी बातें भी आई कि मुगल हिस्ट्री को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन फिर एनसीईआरटी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। मुगल हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है जिसमें उनकी पॉलिसीज पर डिस्कशन है। हमारे देश में हिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ एक दूसरा ही इशू रहा है। इस सब्जेक्ट को स्कूल में पसंद करने वाले उतने ही लोग मिलेंगे जितने की आकाश चोपड़ा की सेंचुरीज, लेकिन इसके एक्सपर्ट्स चाइना की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एनसीईआरटी पढ़ने वाले एनसीईआरटी तब पढ़ते हैं अच्छे से जब उन्हें एसएससी या फिर यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, लेकिन इतिहास सबके हिसाब से गलत लिखा हुआ है, चाहे कोई इस पार्टी का हो चाहे कोई उस पार्टी का हो। अब एनसीईआरटी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि कोविड की वजह से चैप्टर्स हटाए गए थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसके कंटेंट को कम किया जा रहा है।
अब ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमने ज्यादा पढ़ लिया अपने टाइम पर, और अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो टिकटॉकी और फेसबुक वाले पढ़ रहे हैं, उनके पास नॉलेज कम रह जाएगी। पिछले हफ्ते बंगाल से लेकर बिहार तक में कई जगहों पर वायलेंस की खबरें आई। रामनवमी के मौके पर पूरे देश के कई हिस्सों से ऐसी न्यूज आई। बंगाल में तो पूरे 5 दिनों तक वायलेंस का माहौल था, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक को बीच में आकर ममता बनर्जी सरकार को ये कहना पड़ा कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ऐसे ही बिहार के कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि एक दंगा किसी भी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को काफी साल पीछे छोड़ देता है। अब गलती किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबको पकड़कर उनके अगेंस्ट अच्छे से कार्रवाई हो। अब आते हैं हफ्ते की बकवास न्यूज के ऊपर। साध्वी प्राची ने बुर्का खत्म करने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन दिया है कि जिसे देखकर आप भी बोलोगे कि क्या सोच है रे तेरी। बेसिकली साध्वी प्राची ने मुस्लिम लड़कियों को ये ऑफर दिया है कि अगर उन्हें हलाला और तलाक से बचना है तो हिंदू लड़कों से शादी कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो ना तो उन्हें बुर्का पहनना पड़ेगा हमेशा, और ना ही उन्हें 3 तलाक और हलाला झेलना पड़ेगा। इस लॉजिक के हिसाब से अगर आपको नॉनवेज छोड़ना है तो आप अपना मोहल्ला चेंज कर लो, जहां मुर्गा दिखे वहां आग बंद कर लो, और जितने आपके दोस्त नॉनवेज खाते हैं उन्हें ब्लॉक कर दो। कोई सेंस है इस बात में? वैसे आपको साध्वी प्राची का ये बयान कहां तक सही या फिर कहां तक वाहियात लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूएसए में एक यूट्यूबर को प्रैंक करना महंगा पड़ गया। वर्जीनिया के रहने वाले टैनर कुक क्लासिफाइड गूंस नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वहां पर प्रैंक वीडियो डालते हैं। अब वर्जीनिया में ही सेंटर मॉल में ये प्रैंक कर रहे थे। इस पर एक लड़के को इतना गुस्सा आया कि इनको गोली ही मार दी। फिलहाल टैनर अभी आईसीयू में है और उनकी हालत पहले से बेटर है। मॉल को इस वजह से बंद भी करना पड़ा और बाद में इसे दोबारा खोल दिया गया। यूएसए का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में जैसे प्रैंक होते हैं, अच्छा है कि यहाँ पर अमेरिका की तरह आराम से गन नहीं मिलती। मतलब कोई आपको अच्छी अच्छी बातें करे और उसके बाद में ये बोले कि कैमरा उधर है, जरा हाथ हिला दो। कसम से मन करता है ना। अब आते हैं हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज पर। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने बिल्कुल सिंघम स्टाइल में एक ऐसा कारनामा किया कि हर कोई इनका फैन हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी बंदूक लेके एक बाइक वाले को लूटने का ट्राई कर रहा था। ये देखकर हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने ईंट मार के उसको पकड़ दिया। मतलब ट्वीट देख के लगा कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। और देवेंद्र सर के लिए नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट आ गई है। देवेंद्र सर का ये स्टेप देखने के बाद अब क्रिमिनल्स भी सोच रहे होंगे कि टाइम बहुत खराब है, पैकअप करना पड़ेगा। देवेंद्र सर के थ्रो को देखकर लगा कि आईपीएल में अगर फील्डिंग के बेसिस पर प्लेयर रख सकते तो सर जडेजा को रेस्ट दिया जा सकता है। खैर, देवेंद्र सर की बहादुरी के लेकर दिल्ली पुलिस ने उनकी तारीफ की है और हम भी सर आपके दिल से फैन हो गए। तो दोस्तों, ये थी हफ्ते भर की झक्कास से लेकर बकवास खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।